हम आपके साथ संघात्मक शासन फेडरल सिस्टम पे चर्चा के लिए आए हैं। संघात्मक शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है संघीय सरकार में और इकाई राज्यों में। और ये व्यवस्था की जाती है कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों का प्रयोग करें, कोई किसी के कार्य में बिना दोनों के सहमति के उसमें परिवर्तन संशोधन ना कर सके। तो फेडरल सिस्टम या संघात्मक शासन आज हम इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। ये FOEDUS फोएडस लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है फोएडस, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। फोएडस संधि या समझौता। तो संधि या समझौते से बनी व्यवस्था को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम लैटिन के फोएडस FOEDUS फोएडस से आया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अर्थात संधि या समझौते पर आधारित व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के द्वारा संघीय सरकार और इकाई सरकार के कार्यों को अलग अलग बांट दिया जाता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं। कोई एक जब तक दूसरा नहीं चाहेगा उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक शासन या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया कि फेडरल FEDERAL लैटिन के फोएडस FOEDUS फोएडस से आया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। यानी दो या दो से अधिक राज्य जब आपस में संधि करके एक व्यवस्था बनाते हैं तो ये संघीय व्यवस्था कहलाती है। संधि और समझौते से लिखित संविधान के आधार पर शक्तियों का अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है। बिना दोनों की इच्छा के उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दोनों अपने अपने शक्तियों का अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग करती हैं। ऐसी व्यवस्था संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। दो परिभाषाएं हैं। एक डायसी की है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। तो ये डायसी का मानना है। दूसरा परिभाषा है गार्नर की कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। दो परिभाषाएं हैं। डायसी का मानना है कि संघात्मक शासन एक ऐसे राजनीतिक उपाय है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल। और गार्नर का मानना है कि एक ऐसी प्रणाली है संघ जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं और संविधान या संसद के कानून द्वारा इनको अपने अपने क्षेत्र इनका निश्चित कर दिया जाता है और अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है। तो इस तरह से सारी बातों को देखने के बाद क्लियर होता है कि संघीय शासन एक समझौते या संधि पर आधारित ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियां संघ सरकार और राज्य सरकारों में बांट दी जाती हैं, राज्य इकाइयों में बांट दी जाती हैं। जब दोनों चाहेंगी तो उसमें परिवर्तन होगा। किसी एक के चाहने से उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था को हम संघीय या संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो विशेषताएं, अब हम विशेषताओं की बात करेंगे कि संघात्मक शासन की विशेषताएं। पहला, लक्षण भी कह सकते हैं आप, लक्षण भी कह सकते हैं संघात्मक शासन के लक्षण या विशेषताएं। पहला, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, शक्तियां बांट दी जाती हैं। संघ सरकार की शक्तियां अलग कर दी जाती हैं, राज्य इकाइयों की अलग कर दिया जाता है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और जब तक दोनों नहीं चाहेंगे उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था को हम संघीय शासन कहते हैं।
दूसरा, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, जब मैं संप्रभुता पढ़ा रहा था, कि संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है, प्रभुत्व शक्ति को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन उसका दोहरा प्रयोग किया जा सकता है। दोहरा प्रयोग, एक प्रयोग उसका संघीय सरकार करती है और एक प्रयोग उसका इकाई सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी संप्रभु शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। तीसरा, लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन समझौते पर आधारित व्यवस्था होती है। समझौते के लिए आवश्यक है कि संविधान लिखित हो, क्योंकि अगर लिखित नहीं होगा तो स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। कल कोई कुछ और कहे, परसों कोई कुछ और कहे, इस नाते ये लिखित संविधान होता है। मान लीजिए हमारे आपके बीच कोई समझौता हुआ और लिखित नहीं है, तो आप कहेंगे ये कहा, हमने कहा ये कहा, तो ये बड़ा भ्रम की स्थिति होगी। हम आप एक व्यापार करने गए, तय हुआ भैया 50-50 हम लोग 50-50% व्यापार के लाभ में लेंगे, बाद में आप कहें नहीं आपने इतना कहा था, हम कहें इतना कहा था, तो लिखित होना चाहिए। तो लिखित होने से जो शक्तियों का विभाजन होगा, संधि समझौता होगा, उस समझौते के आधार पर जो शक्तियों का विभाजन होगा वो ठीक रहेगा। संविधान लिखित है तो उसको देखना समझना आसान होगा। संविधान की सर्वोच्चता, अब संविधान सर्वोच्च होगा, यानी संविधान का पालन सबको करना होगा। कोई भी संविधान के साथ मनमानापन नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। हाँ, दोनों मिल के चाहेंगे तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक हरा परिवर्तन नहीं हो पाएगा कि वो एक चाहे और परिवर्तन कर दे। तो संविधान की सर्वोच्चता होगी। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। मान लीजिए संघीय सरकार में कोई एक क्षेत्र किसी दूसरे का उल्लंघन करने लगे। मान लीजिए संघ राज्य इकाइयों के क्षेत्रों का उल्लंघन करने लगे, या राज्य इकाइयां संघ के क्षेत्रों का उल्लंघन करने लगे, तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? इस नाते न्यायपालिका की सर्वोच्च होना बहुत आवश्यक होगा। न्यायपालिका सर्वोच्च होगी तभी वो संविधान की रक्षा कर पाएगी। इस नाते आवश्यक है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च हो, जिससे वो संविधान की रक्षा सुरक्षा कर सके। पांचवां, दोहरी नागरिकता। संघीय शासन में एक विशेषता होती है कि दोहरी नागरिकता होती है। इकाई राज्यों की नागरिकता और संघ की नागरिकता, दो नागरिकता। अमेरिका संघीय व्यवस्था का बेस्ट मॉडल है। अमेरिका में हम देखें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है या कैलिफोर्निया में रहता है, तो कैलिफोर्निया का भी वो नागरिक है और अमेरिका का भी अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है, यूएसए का। तो दोहरी नागरिकता होती है संघीय शासन में। दोहरी व्यवस्थापिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरा कानून भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका संघीय सरकार के संविधान से, कानून से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता। अब हम चलते हैं कि संघीय सरकार के गुण, संघीय सरकार, संघात्मक शासन के लाभ और संघात्मक शासन के हानियां या दोष, दोनों पे हम चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि संघात्मक शासन के लाभ। संघात्मक शासन के लाभ। तो पहले हम लाभ पे चर्चा करेंगे कि इसका लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है। पहला लाभ है कि ये कम खर्चीली होती है। कम खर्चीली इस नाते होती है कि मान लीजिए अगर इकाइयां हैं और अमेरिका में 50 अलग अलग इकाइयां हैं, अगर 50 इकाइयां अलग अलग अपने संसाधनों का प्रयोग करती है, ट्रेनों का, व्यवस्थाओं का, बैंकों का, मास कम्युनिकेशन, दूरसंचार का, तो ज़्यादा खर्च होता। तो इसमें फायदा क्या है कि सरकार कोई व्यवस्था की, सभी के लिए की, तो सबको उसका लाभ मिलता है और कम से कम खर्चे में वो सुविधाएं सबको मिल जाती हैं। नहीं तो मान लीजिए 50 इकाई है, अब भारतवर्ष में मान लीजिए हमारे
28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं, अगर अलग अलग व्यवस्था करनी होती तो बहुत खर्चीला हो जाएगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं संघ सरकार कर दी, जैसे रेलवे का कर दी। तो अब एक रेलवे की व्यवस्था सभी के लिए हो गया, तो कम से कम खर्चीला होता है। ये संघीय सरकार की बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा विशेषता है। दूसरा, राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक शिक्षा। संघीय सरकार में राजनीतिक चेतना ज्यादा होती है, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शिक्षा ज्यादा होती है। संघ सरकार के दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। संघ सरकार की अपनी कार्यपालिका होगी, अपनी व्यवस्थापिका होगी, राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्थापिका होगी, अपनी कार्यपालिका होगी। तो लोगों को उसमें ज्यादा सहयोग करने का, भाग लेने का अवसर मिलता है। मान लीजिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में लोग विधायक, मतलब एमएलए, एमएलसी, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, ये सब तमाम पदों में भाग लेते हैं। और जो संघीय व्यवस्था है हमारी, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इसमें भी ज़्यादा भाग लेते हैं। तो इससे राजनीतिक चेतना का विकास ज़्यादा होता है, राजनीतिक शिक्षा का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को शासन कार्यों में अधिक से अधिक, सरकार के कामों में अधिक से अधिक अवसर मिलता है भाग लेने का, इस नाते ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, निर्बल राज्यों को मजबूत बनाना। मान लीजिए अमेरिका में 50 राज्य हैं, अगर वो अलग अलग रहते तो बड़ा डर होता कि कोई भी दूसरा देश उन पर आसानी से हमला कर ले, कब्जा कर ले, इसका हमेशा डर बना रहता। लेकिन वो मिलकर के एक संघ बना लिए, तो अब बहुत ज्यादा वो मजबूत हो गए। मान लीजिए भारत में अगर इकाइयां अलग अलग होती, राज्य अलग अलग होते, तो हमेशा डर होता कि कोई हमारा पड़ोसी हमला कर देगा। अब सारी राज्य इकाइयां एक होकर एक संघ बना ली, तो इससे राज्यों को मजबूत किया जा सकता है, राज्यों को ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। तीसरा, केंद्रीय सरकार को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना। संघ व्यवस्था में राज्य सरकारें बहुत सारा काम कर देती हैं, तो केंद्रीय कहें चाहे संघीय कहें, हम संघीय कहें ज्यादा अच्छा है, संघीय सरकार को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना। अब बहुत सारे काम राज्य सरकारें खुद कर लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार बहुत सारा सड़क निर्माण हुआ, शिक्षा के काम हुए, सफाई हुआ, नहर हुआ, बहुत सुरक्षा हुआ, बहुत सारा काम कर लेती है, पुलिस प्रशासन। तो इससे जो संघ सरकार है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है। वो अपनी उस क्षमता, प्रतिभा का प्रयोग बड़े बड़े कामों में, बड़े प्रोजेक्ट में, विदेशी नीतियों में ज्यादा काम करेगी। मान लीजिए हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारा काम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश का कर दे रही है, तो उन्हें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना बहुत ज्यादा, एकात्मक शासन में समस्या होती है। एकात्मक शासन में क्या है, सारा काम केंद्र करता है, जो सारा काम करेगा, तो मैंने कहा कि जब गार्जियन घर का सारा काम करेगा वो रफ हो जाएगा बिल्कुल। इसे जिस कॉपी में सब कुछ लिखते हैं उसको रफ कॉपी कहते हैं। तो उसको बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए, बहुत जरूरत विशेष काम करने के लिए, जैसे विदेश संबंध हुआ, जैसे संधियां समझौते हुए, जैसे अपने देश का के संदर्भ में बड़े बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट लाना हो गया, इत्यादि कामों के लिए सरकार को संघीय सरकार में ज्यादा अवसर मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रतिभा, क्षमता का प्रयोग कर सकती है। तो संघीय सरकार को ज्यादा अवसर मिलता है इस व्यवस्था में। अगला है निरंकुशता का अभाव। संघ सरकार की शक्तियां अलग होती हैं, राज्य सरकारों की शक्तियां अलग होती हैं, तो एक शक्ति कोई केंद्रीकरण करके निरंकुश होने का डर नहीं रहता है। एकात्मक शासन में क्या है कि सारी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, सारी शक्ति केंद्रीय सत्ता में रहेगी, तो केंद्रीय सत्ता राज्य इकाइयों के पास या स्थानीय सरकारों के पास अपनी मर्जी थोपती है, मनमानापन करती है, निरंकुश भाव कर लेती है। इसमें क्या है कि सरकार के काम बटे हुए हैं, संघीय सरकार का अपना काम, राज्य सरकार का अपना काम, तो कोई एक दूसरे को ना तो निरंकुश हो पाएगा और ना ही मनमानापन कर पाएगा। ये इस सरकार की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। अगला जो है वो है राजनीतिक चेतना तथा विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। राजनीतिक चेतना
हो गया विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त, विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो विविधता पूर्ण राज्य हैं उनके लिए भी, राज्य के लिए उपयुक्त। जो राज्य विशाल हैं, बहुत बड़ा, अगर कोई देश बहुत विशाल है तो वहां एकात्मक शासन सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल होगा, वहां संघीय सरकार ज्यादा सफल होगी। जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, विशाल राज्य हैं तो उनके लिए संघ सरकार की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, क्योंकि काम बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सहयोग करेंगे, तो बहुत सारे विशाल राज्यों के लिए ये सरकार की व्यवस्था, संघीय सरकार बहुत अच्छी है, ठीक है। एक और चीज है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि राज्यों में बड़ी विविधता होती है, राज्य अपने स्थानीय पहचान, अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे हम भारतवर्ष के राज्य संघ में आए, अच्छी बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी स्थानीय पहचान भी बनी रहे। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर संघीय व्यवस्था ना हो तो। वो अपनी स्थानीय पहचान भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, संस्कृति हैं, जातीयता है, प्रांतीयता है, क्षेत्रवाद है, भाषा है, बहुत सारी विविधताएं हैं भारत जैसे देश में। वहां एक केंद्रीय सरकार, एकात्मक सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी जितना संघात्मक सरकार करेगी। तो संघीय सरकार विविधतापूर्ण कार्यों के लिए ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा बढ़िया होती है। राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय शासन में सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य, ये बहुत आवश्यक है कि किसी देश की राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे और स्थानीय स्वशासन भी मजबूती से काम करे। नागरिक अधिक अधिक स्थानीय स्वशासन में भाग लें, उनको अपनी क्षमता प्रतिभा का प्रयोग करें। ये केवल संघीय व्यवस्था में संभव है कि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे, स्थानीय स्वशासन भी चलता रहे, लोग अपनी क्षमता प्रतिभा का प्रयोग दोनों सरकारों में करें, दोनों सरकारें मिलकर अपना काम करें। ऐसी व्यवस्था संघीय सरकार में ही संभव होती है। संघात्मक सरकार में राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। जैसे अमेरिका में 50 इकाइयां हैं, वो मिलकर के एक भी हैं, एक संघ के रूप में भी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। और स्थानीय स्वशासन भी वहां अच्छा कार्य करता है, स्थानीय सरकारें भी अपनी अच्छी कार्य करती हैं, लोग अच्छा स्थानीय सरकारों में भाग लेते हैं, उनका सहयोग मिलता है, सामंजस्य मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दोनों को एक साथ लेके के चलने का काम किया जाए और इससे बहुत ही फायदा है। अब अगला है विश्व संघ की दिशा में एक प्रयास, विश्व संघ की दिशा में एक कदम, विश्व संघ की दिशा में एक कदम। आज पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक संघ बनेगा, पूरी दुनिया एक संघ सरकार के अधीन होगी। विश्व संघ की कल्पना आज पूरी दुनिया में है और ये ऐसा महसूस किया जा रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया एक संघ के अधीन, एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहेगी। तो ये विश्व संघ के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्थानीय सरकारों की महत्ता, एक और मैं हेडिंग कर लूं इसी में, आप समझ लीजिए कि स्थानीय सरकारों का महत्ता, स्थानीय सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका। संघ सरकार में स्थानीय सरकारें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और स्थानीय सरकारों को भी अपनी प्रतिभा क्षमता दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। तो ये है संघीय शासन के लाभ। अब हम दूसरा चलते हैं कि दोष, संघीय शासन के दोष क्या हैं। तो पहला दोष है अधिक खर्चीला। अब अधिक खर्चीला आप कहेंगे ये कहां से शब्द आ गया? तो अधिक खर्चीला इस नाते कि संघ सरकार की अपनी व्यवस्थापिका होगी, अपनी कार्यपालिका होगी, तो सारा खर्चा संघ सरकार का भी है। संघीय व्यवस्थापिका होगी, संघीय कार्यपालिका होगी, उनके सदस्यगणों का टीए डीए, भोजन, पेंशन, फिर जो स्थानीय सरकार होगी उनकी अपनी सरकारें होंगी, तो उनका अलग व्यवस्थापिका कार्यपालिका होगा। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है।
ये बहुत बड़ा दोष है संघीय शासन का कि दोहरा मार झेलना पड़ता है, दोहरा खर्च संघ सरकार के अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, खास करके उनके व्यवस्थापिका सदस्यों का, कार्यपालिका सदस्यों का, राज्य सरकारों के व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों का। तो एक बहुत ही खर्चीला काम होता है। दूसरा कि संघीय सरकार, संघ सरकार एवं राज्य सरकारों में विरोध, अक्सर राज्य सरकार और संघ सरकार में विरोध होता रहता है। संघ सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों को लेकर हमेशा विरोध करते रहते हैं। इससे शासन प्रशासन कमजोर होता है। देश की चाहे वो विकास हो, चाहे जन कल्याणकारी कार्य हो, वो सब भी प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों में जो विरोध का भारतवर्ष में अक्सर देखा जाता है, खास करके तब जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो ज्यादा ये विरोध की स्थिति बनी रहती है। तीसरा, उत्तरदायित्वहीनता संघीय सरकार की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उत्तरदायित्व नहीं होता है। संघ सरकार कहेगी कि हम तो करना चाहते हैं, राज्य सरकार नहीं चाह रही है, राज्य सरकार कहेगी कि हम तो करना चाहते हैं, संघ सरकार नहीं चाह रही है। खास करके भारतवर्ष जैसे देश में हम अक्सर देखेंगे, और विशेष करके तब जब दोनों अलग अलग दलों की सरकार हो। संघ सरकार प्रायः कहती रहती है कि हमने धन दिया, अगर दूसरी सरकार राज्य में है तब की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने धन दिया लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई, दुरुपयोग की। राज्य सरकार कहेगी कि अरे मैं तो क्या करें, हमारे पास संसाधन कम है, हमको संघ मदद नहीं करता है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता चुनाव के समय ये फुटबॉल से उधर मारेंगे कि हम चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, ये चलता रहता है। उत्तरदायित्वहीनता होती है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा कि राष्ट्रीय वैदेशिक नीतियों के संचालन में कठिनाई। वैदेशिक नीतियों के संचालन में कठिनाई, जो विदेश नीतियां होती हैं वो उसमें बड़ी कठिनाई आती है संघीय सरकार में। मान लीजिए भारत सरकार किसी संघ के साथ, किसी दूसरे दुनिया के संघ सरकार किसी दुनिया के देशों के साथ कोई काम करना चाहती है, तो राज्य सरकारें अगर उनके दल की नहीं हैं, उनके विरोधी दलों की हैं, तो अक्सर सरकार की आलोचना करती रहती हैं। तो इससे जो हमारी विदेश नीति संचालित होती है दुनिया के साथ, उसमें बड़ी समस्या आती है। उनको लगता है कि अरे इनके देश के लोग तो आपस में ही एक नहीं हैं, तो वैदेशिक नीतियों के संचालन में बड़ी समस्या आती है। संकट काल में ठीक नहीं, संकट काल में उपयुक्त नहीं। जब देश पे कोई संकट आता है तो बहुत समस्या होती है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ और कहे, राज्य सरकार कुछ और कहे। एक साथ पूरा देश संकट का तेजी से मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाता है जैसे केंद्र एकात्मक शासन में करता है। एकात्मक शासन में एक साथ पूरा देश एक रूप में काम करता है। और हमारे यहाँ और जहाँ भी संघीय सरकार होगी, खास हम अपने देश की बात करें, कोई संकट आ गया तो बड़ी बड़ी बैठकें, राज्य सरकार कहेगी कुछ और करें, केंद्र सरकार कहेगी। अभी चीन के साथ हमारा संकट था जो है, तो क्या पता चला कि केंद्र सरकार कुछ और कर रही है, राज्य सरकार कुछ और कर रही है। एक सरकार कहेगी फलाने के साथ मैच होना चाहिए, दूसरी कहेगी नहीं होना चाहिए। संकट काल में ये सरकारें अच्छी नहीं है। खास करके युद्ध का समय आ जाए और कुछ आ जाए तो बड़ी समस्या होगी, और ये बहुत बड़ी समस्या होगी इसमें। दूसरा, नागरिक चेतना में भी कमी, या ये हम कह सकें कि राष्ट्रीय एकता में कमी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संघीय सरकार में जो जनता होती है वो भी दोहरी नागरिकता रखती है। उसका लगाव अपने प्रदेश की सरकार के साथ भी होता है और केंद्र के साथ भी होता है। तो उस तरह से जनता भी एकता के सूत्र में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती है जितना एकात्मक शासन में। ये तो जनता की समस्या रही। अब सरकार की हम बात करें तो सरकार भी संघीय व्यवस्था में उस तरह से राष्ट्रीय एकता के रूप में काम नहीं कर पाती है जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से एकात्मक शासन में काम करना चाहिए। आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता, आंतरिक प्रशासन में निर्बलता।
हम देखें तो संघीय सरकारों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि संघ सरकार का कुछ और रवैया, राज्य सरकार का कुछ और रवैया। संघीय सरकारों में अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने हिला हवाली हैं। तो ये जो है संकट काल में ठीक से काम नहीं करेंगे। दोहरा प्रशासन होने के नाते काम में बहुत विलंब होता है। कोई भी काम होगा उसमें बहुत विलंब होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग दोहरा रूप होने के नाते प्रशासनिक कार्यों में बहुत ही कमी होगी, बहुत ही समस्या होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम चलते हैं कि संघ सरकार और केंद्र सरकार की जो इकाइयों का पृथक होने का डर, इकाइयों के अलग होने का डर, संघीय व्यवस्था में यह डर होता है कि कहीं इकाइयां अलग ना हो जाएं, क्योंकि समझौते पर आधारित व्यवस्था होती है, अलग हो जाए, जैसा कि सोवियत संघ में हुआ। पूर्व सोवियत संघ में 1990-91 में जो अलग अलग इकाइयां बनी, 15 अलग अलग राज्य बने। आज यूक्रेन और रूस का विवाद है, युद्ध हो रहे हैं इस समय। अगर ये इकाइयों का अलग होने की बात ना रही होती, आज पूर्व सोवियत संघ एक रहा होता, तो आज ये यूक्रेन और रूस का युद्ध का संभावना नहीं होती। तो इकाइयों के डर, अलग होने का डर हमेशा संघात्मक शासन में बना होता है कि कहीं ये अलग ना हो जाए। अच्छा, एक चीज और बड़ी समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बड़ी कमी महसूस होती है कि एकता की, ये भी संघीय शासन का एक बहुत बड़ा दोष है। तो संघ राज एक जटिल प्रक्रिया, संघीय व्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि संघ सरकार का अपना रूप, राज्य सरकारों का अपना रूप, दोनों की अलग अलग व्यवस्थापिका, दोनों की अलग अलग कार्यपालिका, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक अंत में हम कहना चाहेंगे कि सीमा विवाद, अक्सर राज्य इकाई सरकारों में अपनी सीमाओं को